हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांसीसी इनकलाब के बारे में। दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर बहुत ही अहमियत का हामिल है और इसने जो आइडियाज थे जैसे कि डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी, इनको पूरी दुनिया के अंदर फैलाया। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो फेमस स्लोगन था दैट वाज फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी जब डिमांड की एक सेपरेट होमलैंड की, तो उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा होमलैंड चाहिए जो बेस करे इस स्लोगन के ऊपर। दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन समझने से पहले हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम थोड़ा सा पीछे के जो इवेंट्स हैं उनको विटनेस करें। अच्छा दोस्तों, जो फ्रांस था दैट वाज अ मोनार्की। यहाँ पर जो बॉर्बन फैमिली है उसका रूल था, जिसके किंग थे लुइस 16 जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई। अच्छा दोस्तों, एक वॉर देखी गई थी 7 ईयर्स वॉर 1756 लेकर 1763 के अंदर, जो कि थी फ्रांस और ब्रिटेन यानी कि बर्तानिया के दरमियान। अब बर्तानिया का साथ इस जंग के अंदर दे रहा था प्रूशिया, जबकि फ्रांस का साथ दे रहा था इस जंग के अंदर सैक्सोनी, स्पेन और रशिया वगैरह। ये जंग जब खत्म हुई तो ये बर्तानिया जंग जीत गया था, जो कि एंड हुई विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763। अब इस ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 के तहत हुआ यह था कि जो नॉर्दर्न अमेरिका में फ्रेंच कॉलोनीज थी वो फ्रांस ने दे दी ब्रिटेन या बर्तानिया को। इसके बाद एक और जंग देखी गई दोनों ममालिक के दरमियान, जिसे बोला जाता है फ्रेंच एंग्लो या एंग्लो फ्रेंच वॉर ऑफ 1778। ये जंग भी तकरीबन 1778 से लेकर 1783 के अंदर तक लड़ी गई। इस जंग के अंदर भी अगेन दोनों जो ममालिक थे ये एक दूसरे के खिलाफ लगे रहे, नेवी के अंदर भी यानी कि वाया सी भी, वाया लैंड भी, और जो डिफरेंट कॉलोनीज थी, खा वो इंडिया हो, इजिप्ट हो और ईस्टर्न एशिया हो, जितनी भी यहाँ पर इन दोनों ममालिक की कॉलोनीज थी वहां पर भी ये जंग चलती रही। अब इन दोनों वॉर्स का जो असर था वो ये था कि जो फ्रांस की इकोनॉमी थी वो बहुत ही शैम्बल्स में चली गई, शटर कर गई, और जो एक नॉर्मल लिविंग थी वो बहुत ही, जिसे कहते हैं, हालात से बाहर जाते जा रहे थे। नेशनल एक्सचेकर जो था वो तकरीबन खाली हो गया और इकोनॉमी बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि बैंकरप्सी के नहज के ऊपर आ गई। इन दीज इवेंट्स देखी जाती है, विटनेस की जाती है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा दोस्तों, अमेरिका जो था दैट वाज द कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड या ब्रिटिश हम कह लें। और मैंने आपको बताया है कि अभी दो जंगों का हवाला देकर के देखा जाए हिस्टोरिकली फ्रांस और ब्रिटिश जो थे ये एक दूसरे से बहुत हॉस्टाइल थे, और यानी कि कह लें कि दे वर एनिमीज ऑफ ईच अदर। अब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर अमेरिका का साथ दिया था फ्रांस ने, और इनके दरमियान कुछ अलायंसेस भी हुए थे, ट्रीटीज भी हुई थी, जिस तरह की ट्रीटी ऑफ अलायंस था, ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉमर्स 1778 था। अब इन ट्रीटीज के तहत फ्रांस ने क्लैंडस्टाइनली यानी कि जिसे कहते हैं ना छुप कर मदद कर रहा था अमेरिका की, ताकि वो रेवोल्यूशन या जंग जारी रख सकें इंग्लैंड या बर्तानिया के खिलाफ। दोस्तों, अगर अब मैं आपसे कुछ वजूहात की बात करूं कि व्हाट वर द कॉजेज बिहाइंड फ्रेंच रेवोल्यूशन या व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांसीसी इनकलाब, तो दोस्तों अगर मैं सबसे पहले ही बात करूं तो वो थी इनलाइटनमेंट या रिनेसांस के बाद का पीरियड। अच्छा दोस्तों, इंटेलेक्चुअल जो मूवमेंट थी वो स्टार्ट हुई एनलाइटनमेंट पीरियड के दरमियान। डिफरेंट फिलोसफर्स देखे गए जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट थे, रूसो, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, एंड इसके अलावा रेने डिस्कार्ट्स वगैरह, वोल्टायर वगैरह। अब ये जितने भी फिलोसफर्स थे इन्होंने कुछ जो हम लोग कह लें कि एग्जिस्टिंग आइडियाज थे फ्रांस के अंदर उनको चैलेंज किया, जिस तरह के हम कह लें कि डिवाइन राइट ऑफ द किंग, के किंग कैन डू नो रॉन्ग, और किंग जो है उसके पास एक डिवाइन अथॉरिटी है। रूसो और जॉन लॉक ने इस डिवाइन अथॉरिटी को चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी डिवाइन अथॉरिटी नहीं है एंड सॉवरन आर द पीपल। एज ऑफ एनलाइटनमेंट की वजह से एक रीजन, रैशनैलिटी, थिंकिंग, लॉजिक, इसका हम कह लें कि माहौल सा बना हुआ था। रेने डिस्कार्ट्स ने बड़ी फेमसली कहा था कॉगिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो लोग जो थे डिवाइन राइट ऑफ किंग के खिलाफ थे और वो लॉजिक के ऊपर बात कर रहे थे। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉजेज थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे, अगेन वो इकोनॉमी थी। इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, अनजस्ट टैक्सेशन की हम बात कर लें, मैंने अभी आपको हवाला दिया है 7 ईयर्स वॉर का, वॉर ऑफ 1778 का, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। इन सब जंगों की वजह से जो नेशनल एक्सचेकर था फ्रांस का वो ड्रेन हो चुका था। लोगों की जो हालात जिंदगी थी वो बहुत ही, हम लोग कह लें कि बुरे किस्म के थे। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे, हंगर स्ट्राइक्स देखी जा रही थी, हंगर राइट्स देखे जा रहे थे कि लोगों के पास इवन आटा खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे। अच्छा दोस्तों, ये जो फ्रांस के एम्परर थे लुई 16, इन्होंने एक ग्रेन पुलिस बनाई हुई थी। अब होता यह था कि फ्रांस के अगर दो डिफरेंट रीजन्स हैं और किसी एक रीजन के अंदर अनाज या ग्रेन की सरप्लस अमाउंट है और दूसरे रीजन के अंदर अनाज या ग्रेन की जो अमाउंट है वो उन्होंने मतलब उस लेवल तक नहीं पहुंचे कि वो पूरी कर सके आबादी को, तो जो ये ग्रेन पुलिस थी इसका काम होता था कि वो जो सरप्लस अमाउंट है उसको लें और उस रीजन तक पहुंचाएं जहां पर प्रॉपरली जो वीट है वो नहीं उगाई जा सकी।
अच्छा, ये स्टेप इनका था ताकि होल्डिंग जो है उसको रोका जा सके और जो होल्डर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। दोस्तों 1777 के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक तकरीबन 11 लाख लोग जो थे फ्रांस के अंदर वो भिखारी थे। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की मैं आपको बात बता रहा हूं, अनऑफिशियली तो आप सोच लें कितने ज्यादा मजीद लोग भी होंगे। जो टैक्सेशन का निजाम था वो बहुत ही अनजस्ट, गैर मुनसिफाना किस्म का था। वो इस तरह का था कि जो कॉमनर्स थे या जो पीसेंट्स थे या जो मजदूर लोग थे उनके ऊपर टैक्सेस लगाए जाते थे डिफरेंट किस्म के। एक टैक्सेस थे जिन्हें रिलीजियस टैक्स कहा जाता था, जिनका नाम था टाइथ टैक्सेस, जो कि एक प्रोड्यूसर को देना पड़ता था 10% ऑफ द प्रोड्यूस टू द रिलीजियस पीपल, यानी कि जो क्लर्जी थी उनको। और कुछ डायरेक्ट टैक्सेस थे जिन्हें टाइल टैक्सेस कहा जाता था, जो वो डायरेक्ट दे देते थे नोबिलिटी को। अच्छा, अब देखा जाए जो पीसेंट्स यानी कि जो मजदूर लोग हैं या जो, अच्छा ज्यादातर मैं पीसेंट्स को मजदूर कह रहा हूँ, पीसेंट्स से मुराद है जो मोस्टली किसान फार्मर्स लोग हैं, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर लैंड ओनर्स और लैंड से रिलेटेड मामला थे। ज्यादातर लोगों का जो पेशा था वो खेती बाड़ी से मुंसलिक था, तो वो मोस्टली लोग फार्मर्स थे। अब ये जो फार्मर्स थे ये टैक्स देते थे नोबिलिटी को भी और क्लर्जी को भी, जबकि क्लर्जी या नोबिलिटी कोई भी टैक्सेस नहीं देते थे। दोस्तों कुछ सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी थे इस 1789 की रेवोल्यूशन से। वो ये कि अब मैंने आपको जो कॉमनर्स के बारे में बताया है, जो पीसेंट्स के बारे में बताया है, जो किसानों के बारे में बताया है, 98% लोग जो थे वो कॉमन लोग थे। लेकिन इन 98% लोगों को एक ही स्टेट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता था, यानी कि जो वोटिंग राइट्स थे वो क्लर्जी के पास भी एक था, नोबिलिटी के पास भी एक था और इन कॉमनर्स के पास भी एक था। हालांकि तादाद के अंदर ही 98% थे पॉपुलेशन के। उसके अलावा जो 2% नोबिलिटी एंड क्लर्जी थी उनकी ऑनरशिप थी 98% ऑफ द वेल्थ, यानी कि 98% जो वसाइल थे उनके ऊपर सिर्फ 2% लोग काबिज थे जो कि एरिस्टोक्रेट्स थे। अच्छा, इस इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर भी जो बादशाह और मलका थे, किंग लुइस द 16 और उनकी वाइफ मैरी एंटोनिएटे, इन लोगों की जो शाह खर्चियां या फजूल खर्चियां वो भी आसमान के ऊपर थी। अच्छा, जो फ्रांसीसी लोग थे ना, इनका ये कभी भी नहीं चाहते थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आए या इनकलाब है, क्योंकि इन्होंने कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं था। लेकिन जो बादशाह और मलका हैं, इनके इन एक्ट्स ने उन्हें कंपेल किया कि वो इनकलाब लाएं। एक लैटिन मुहावरा है, क्योम देस परदेरे वल प्रेओस दिमेंटेत। अब इसका मतलब यह है कि जब खुदा किसी को कह लें कि बर्बाद या तबाह करना चाहता है तो वो उसको पागल कर देता है पैसे या दौलत के नशे में। यही हाल हुआ हमारे बादशाह और मलका का, जिन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस के बावजूद भी अपनी लेविश लाइफ को कम नहीं किया और जिसकी वजह से अवाम इस चीज पर कंपेल हो गए कि वो इनके खिलाफ इनकलाब लाएं। अच्छा दोस्तों, इधर मैं ना आपको एक छोटा सा मॉडल बताता हूं कि कोई भी इनकलाब कैसे आता है। दोस्तों सबसे पहले एक स्कॉलर या हम लोग कह लें कि राइटर जन्म लेता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि इनलाइटनमेंट के वक्त के अंदर डिफरेंट जो हैं फिलोसफर्स आए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट्स आए, उन्होंने आइडियाज दिया। अब जब स्कॉलर एक आइडिया देता है तो उस आइडिया को एक बुक की शक्ल देनी पड़ती है, डिफरेंट बुक्स, न्यूज़पेपर्स उसे पब्लिश करते हैं। आफ्टर दैट उस आइडिया के ऊपर मूवमेंट स्टार्ट होती है। जब मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है उसके बाद वो मूवमेंट कल्मिनेट होती है रेवोल्यूशन के अंदर। इसका मतलब अगर हम लोग इसकी क्रोनोलॉजी देखें तो वो ये है कि सबसे पहले एक स्कॉलर आता है, वो एक आइडिया देता है, उसके बाद उस आइडिया की को पब्लिक के सामने लेकर जाया जाता है, पब्लिकेशन की जाती है उसकी, उसके बाद एक मूवमेंट बनती है और मूवमेंट के बाद फाइनली एक रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है। दोस्तों अगर अब हम लोग जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी इसकी टाइम लाइन या इवेंट्स की बात करें तो सबसे पहले देखी गई थी 1787 के अंदर द एरिस्टोक्रेटिक रिवोल्ट। अच्छा, इस एरिस्टोक्रेटिक रिवोल्ट के अंदर जो कंट्रोलर जनरल ऑफ फाइनेंसेस थे फ्रांस के, जिनका नाम था चार्ल्स अलेक्जेंडर डे कलोने, इन्होंने कुछ प्रपोज किया कि जी ये जो एक डेफिसिट चल रहा है बजट का या जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है इसके चलते कुछ टैक्सेस लगा दिए जाएं नोबिलिटी के ऊपर भी और क्लर्जी के ऊपर भी। अच्छा, इनका ये जो प्रपोज करना था इसी को बोला जाता है एरिस्टोक्रेटिक रिवोल्ट। लेकिन जाहिर बात है जो असेंबली थी उन्होंने इस चीज को कहाँ मानना था और उन्होंने कहा कि इस टैक्सेस लगाने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाए। दोस्तों स्टेट जनरल से मुराद ये है कि जब तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि नोबिलिटी, क्लर्जी एंड कॉमनर्स को एक साथ बुलाया जाए और उनसे कोई भी फैसला करवाया जाए। अब आखिरी बार जो स्टेट मीटिंग बुलाई गई थी वो 1614 के अंदर बुलाई गई थी, यानी कि तकरीबन कोई 150 साल से स्टेट जनरल की मीटिंग नहीं बुलाई। तो बादशाह राजी हो जाते हैं और मई 5 1789 को शेड्यूल की जाती है एक मीटिंग कि जब स्टेट जनरल जो है उसको बुलाया जाएगा। अच्छा, अब स्टेट जनरल के अंदर वोटिंग प्रोसेस ये होता था कि नोबिलिटी को भी एक वोट मिलता था, क्लर्जी को भी एक वोट मिलता था और कॉमनर्स को भी एक वोट मिलता था। हालांकि टेक्निकली पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो 98% पॉपुलेशन थी कॉमनर्स की एंड 2% पॉपुलेशन थी क्लर्जी एंड नोबिलिटी की। अब जो एजेंडा था इस स्टेट जनरल मीटिंग का, वो एजेंडा ये था कि जी जो प्रपोज की गई थी कुछ अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, वो किए जाएं या ना किए जाएं। लेकिन इससे पहले ही जो कॉमनर्स थे उन्होंने कुछ सवाल उठाना शुरू कर दिया कि हम 98% हैं
और हम लोगों को भी 1 वोट मिलता है और वो 2% है उनको 2 वोट मिलते हैं। यानी कि ये एक किस्म का अरिस्टोक्रेटिक वीटो जो है वो उनके पास है कि अगर कुछ 98% वाली आवाम चाहती है वो भी उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नोबिलिटी और क्लर्जी ऊपर बैठे हैं जो वो चाहेंगे वो होगा। बहरहाल ये मामला आम आवाम तक पहुंचता है और मोस्टली लोग जो हैं वो सवाल करने लगते हैं कि स्टेट जनरल के अंदर ये जो नाइंसाफी है इसको खत्म किया जाए। और जो कॉमनर्स हैं वो ये डिमांड उठाते हैं कि जो वोटिंग है वो स्टेट्स के ऊपर नहीं बल्कि बाय काउंट बाय हेड हो, यानी कि जितने लोग मौजूद हैं हर बंदे को 1 वोट मिले। अच्छा, ये बात जाहिर बात है काम मानी थी क्लर्जी, नोबिलिटी और बादशाह ने, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी हम स्टेट मीटिंग बुलाएंगे ही नहीं, और उन्होंने जो हॉल था जहां पर वो मीटिंग होनी थी उसको ही ताला लगवा दिया। इसके चलते 17 जून 1789 को जो कॉमनर्स थे उन्होंने पैलेस जो वर्साइल्स पैलेस था उसके पीछे जो किंग का ही जो टेनिस गार्डन था वहां पर मिले और उधर उन्होंने एक ओथ लिया। उन्होंने ये ओथ लिया कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं ली जाती, जब तक उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते, तब तक वो लोग अपनी जिद तो नहीं कहेंगे, अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। इसको बोला जाता है द फेमस टेनिस कोर्ट ओथ। कुछ एक लिबरल्स लोग भी और क्लर्जी मैन भी इनके साथ मिल जाते हैं कि इनकी डिमांड राइट है, और फाइनली 27 जून 1789 को किंग लुइस द 16 को उनकी ये डिमांड माननी पड़ती है और वो इस स्टेट जनरल की जो मीटिंग है उसे बुला लेते हैं। अब ये जो स्टेट जनरल की मीटिंग होती है इसका जो हॉल था इसकी लेफ्ट साइड पर बैठते हैं कॉमनर्स और राइट साइड पर बैठते हैं नोबिलिटी या क्लर्जी। ये सब तो चल रहा था दोस्तों, लेकिन अगेन मैंने आपको बताया है कि इकोनॉमी जो था उसके बड़ा बुरा हाल था, और इस सब के होते ही कुछ रूमर्स फैलने लगे, वो ये कि जो बादशाह है वो एक कंस्पायरेसी कर रहा है अरिस्टोक्रेट्स के साथ मिलकर, जिसको द अरिस्टोक्रेटिक कंस्पायरेसी भी कहा जाता है। और वो ये था कि जो डिमांड मानी गई थी कॉमनर्स की और उन्हें 98% वोट्स दिए गए थे वो उनसे छीन लिए जाएंगे। ये कल्मिनेट होता है जिसे कहा जाता है द ग्रेट फियर ऑफ 1789। अच्छा, इसी डर से कि जो बादशाह है या अरिस्टोक्रेट्स है वो उनकी ये पावर दोबारा ले लेंगे, जो कॉमनर्स हैं वो 14 जुलाई 1789 14 जुलाई 1789 को एक जेल थी बेस्टाइल जिस पर हमला कर देते हैं, और उसको कहा जाता है द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। अच्छा, ये हमला इसलिए करते हैं कि जी हम लोग उस जेल पर हमला करेंगे और हमें वहां पर गन पाउडर मिलेगा, एम्युनिशंस मिलेंगे, और उसके बाद हम लोग जो रेवोल्यूशन है वो लाएंगे, इनकलाब लाएंगे अगेंस्ट द किंग। अनफॉर्चुनेटली इन्हें वहां पर कोई गन पाउडर या इस तरह की चीजें तो नहीं मिलती, लेकिन जो प्रिजनर्स थे उनको ये आजाद कर देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो बादशाह था उसको लोगों की सॉवरेंटी का ख्याल करना पड़ता है और वो लोगों की सॉवरेंटी के आगे झुक जाता है। अब जो ये नेशनल असेंबली होती है जो कि टेनिस ओथ के बाद बनी थी, ये 4 अगस्त 1789 की रात को जो मोनार्की थी या जो फ्यूडलिज्म था, बेसिकली फ्यूडलिज्म निजाम को एबॉलिश कर देती है, खत्म कर देती है, और जो टाइट टैक्सेस या रिलीजियस टैक्स लगाए गए थे कॉमनर्स के ऊपर उसे भी खत्म कर देती है। अगस्त 26 को पेश किया जाता है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड अ सिटीजन, जिसके अंदर एक इंसान को डिफरेंट किस्म के राइट्स दिए जाते हैं, जैसे कि इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इनवायलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी, और भी बहुत से किस्म के राइट दिए जाते हैं। और ये पहला ड्राफ्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन किंग जो है वो रिफ्यूज कर देता है कि जी मैं इस ड्राफ्ट को साइन नहीं करूंगा। और कुछ खवातीन का ग्रुप 5 अक्टूबर 1789 को एक बाजार में इकट्ठा होता है और उसके बाद 13 किलोमीटर की वो वॉक करते हैं, जिसे बोला जाता है द वर्साइल्स मार्च, द मार्च ऑफ वर्साइल्स, और वो किंग को जाकर प्रेशराइज करते हैं और फाइनली जो किंग है उसको उनकी बात माननी पड़ती है और वो साइन कर देता है। नेशनल असेंबली फ्यूडलिज्म को खत्म कर देती है, जितने भी तमाम लोग हैं उनको सिविल राइट्स दे देती है और वोटिंग राइट्स दे देती है, जितने भी एडल्ट लोग हैं उनको। उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी थी रोमन कैथोलिक चर्च ऑफ फ्रांस की उसको नेशनलाइज करती है और एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी की स्कीम लाती है। 1791 1791 के अंदर इलेक्शंस होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और 1792 के अंदर जो असेंबली है वो बाकायदा तौर के ऊपर अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देती है। अप्रैल 1792 के अंदर ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये जंग कर देती है ऑस्ट्रिया के खिलाफ और प्रेशिया के खिलाफ। अच्छा, ये जंग इसलिए करती है क्योंकि कुछ जो एमिग्रेंट्स थे जो कि फ्रांस छोड़कर भाग गए थे इन ममालिक में, फ्रांस को ये लगता है, लेजिस्लेटिव असेंबली को ये लगता है कि वो वहां से काउंटर रेवोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं और वो तख्ता उलटना चाह रहे हैं इस वक्त की जो उधर सरकार या हुकूमत है उसका। अच्छा दोस्तों, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी फ्रांस की, यहाँ पर मेजरली 2 पार्टीज थी, जो कंजर्वेटिव्स कह लें या रेडिकल्स कह लें वो थे जैकोबिन्स, और जो थोड़े से मॉडरेट्स कह लें वो थे जिरोंडेंस। अच्छा, अब इन दोनों में से जो जैकोबिन्स थे ये थोड़े से रेवोल्यूशनरी मजीद थे, या हम लोग कह लें ये मजीद रेडिकल थे, और ये लोग अगस्त 10 1792 1792 के ऊपर अटैक करते हैं जो रॉयल रेजिडेंस थी किंग की, और किंग लुइस द 16 को वहां से ये गिरफ्तार कर लेते हैं। जब ये उसको गिरफ्तार कर रहे थे तो किंग लुइस 16 के जो स्विस गार्ड थे वो इन पर अटैक करते हैं, लेकिन फाइनली ये समहाउ मैनेज कर लेते हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए, और 1000 स्विस गार्ड जिन्होंने अटैक किया था जैकोबिन्स के ऊपर उनको बाकायदा तौर के ऊपर एक शैम ट्रायल करते हैं और उसके बाद उन्हें मार दिया जाता है गिलोटिन के थ्रू। अच्छा, गिलोटिन के थ्रू मारना ये होता है कि एक इंसान जो है
उसकी गर्दन रखी जाती है और ऊपर से एक भारी जो एक्स टाइप का उसे गिराया जाता है और गर्दन जो है वो अलहदा हो जाती है। तकरीबन 1000 लोगों को इस तरह मारा गया था, जिसे बोला जाता है द सितंबर मैसेकेयर्स। सितंबर 21 1792 को लेजिस्लेटिव असेंबली मिलती है और बाकायदा तौर के ऊपर वो जो मोनार्की थी उसे खत्म कर देती है और एक रिपब्लिक अनाउंस करती है और फ्रांस 1792 के अंदर एक रिपब्लिक बन जाता है। जनवरी 21 1793 को किंग लुइस द 16 जो है उनको भी मार दिया जाता है सेम गिलोटिन के तरीके से जिस तरह मैंने आपको बताया, और उनकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनेट उनको भी 9 महीने बाद इसी तरीके से मार दिया जाता है। दोस्तों 1793 के अंदर शुरू होता है द रेन ऑफ टेरर। अब इसमें ये होता है कि जो भी ये रेडिकल रेवोल्यूशनरीज थे, ये हर इंसान को जिनको ऊपर जरा भी शक होता था कि जी ये काउंटर रेवोल्यूशन ला सकते हैं, उनको मार देते थे। उनका एक शैम सा हम कह लें कि ट्रायल होता था और उसके बाद अगेन उन्हें मार दिया जाता था। तकरीबन ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से 17,000 लोगों को 10 महीने के अंदर इस रेन ऑफ टेरर के अंदर, या जिसे हम कह लें कि खौफ की हुकूमत के अंदर मारा जाता है 17,000 लोगों को। इस सब को लीड कर रही थी कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, जिसको लीड कर रहे थे खुद मैक्स रॉबेस्पायर जो कि जैकोबिन्स के लीडर्स थे। आखिरकार लोग तंग आ गए मैक्स रॉबेस्पायर और इस रेन ऑफ टेरर से, और जो जेरोंडिन्स थे या जो मॉडरेट्स थे वो समहाउ एक काउंटर रेवोल्यूशन ले आते हैं जैकोबिन्स की रेवोल्यूशंस के खिलाफ। 27 जुलाई 1794 को एक काउंटर रेवोल्यूशन देखी जाती है और 28 जुलाई 1794 को मैक्स रॉबेस्पायर जो कि द रेन ऑफ टेरर के हम लोग कह लें कि लीडर थे, उनको भी उसी तरीके से मार दिया जाता है जिस तरह वो उन सब लोगों को मार रहे थे गिलोटिन के थ्रू। अगस्त 22 1795 को जो नेशनल असेंबली थी वो मिलती है और वो बाकायदा तौर के ऊपर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, जिसके अंदर पहली बार फ्रांस को एक बाई कैमरल यानी कि जिसमें ऐसा लेजिस्लेचर जिसमें 2 हाउसेज हों वो बना दिया या डिक्लेयर कर दिया जाता है। जो जैकोबिन्स थे जो बचे हुए थे उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, लेकिन इस बार जेरोंडिन्स को साथ था आर्मी का, जिसको लीड कर रहे थे खुद नेपोलियन बोनापार्टे, और नेपोलियन बोनापार्टे जो है उन्होंने हम कह लें सप्रेस किया जो भी अगर कोई मजीद हम लोग कह लें कि रिवॉल्ट देखा जा रहा था जैकोबिन्स के थ्रू। ये डायरेक्टरी अगले तकरीबन 4 साल हुकूमत करती है, लेकिन इसकी जो ये हुकूमत होती है ये बहुत इनएफिशिएंट किस्म की होती है, और जो डायरेक्टर्स होते हैं या हम लोग कह लें सॉर्ट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये लोग मोस्टली काम आर्मी के ही थ्रू करा रहे थे या आर्मी ही मेजर काम कर रही थी। आखिरकार 1799 के अंदर लोगों के कहने के ऊपर कह लें या एक वाइड स्प्रेड डिस्पेयर था, उसके चलते नवंबर 9 1799 को एक कू स्टेज करते हैं नेपोलियन बोनापार्टे और अपने आप को वो फर्स्ट काउंसिल या नॉर्मल जबान में कह लें तो प्रीमियर डिक्लेयर कर देते हैं। तो देखा जाए दोस्तों 1789 के अंदर जो इनकलाब शुरू हुआ था 1799 के अंदर वही इनकलाब खत्म हो गया विद डिक्टेटरशिप, और लेटर ऑन जाकर वो अपने आप को नेपोलियन बोनापार्टे एम्परर डिक्लेयर कर देते हैं। और अगेन यानी कि देखा जाए तो फ्रांस इतने खून खराबे के बाद दोबारा से एक मोनार्की बन जाता है। दोस्तों अक्सर लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक फेल्ड रेवोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि पहले भी फ्रांस एक मोनार्की था, इतने खून खराबे के बाद भी फ्रांस दोबारा एक मोनार्की बन गया। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग इम्पैक्ट की बात करें इस फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांसीसी इनकलाब की, तो वो बहुत ही गहरा किस्म का है। इस रेवोल्यूशन के चलते पूरी दुनिया के अंदर सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के आइडियाज जो हैं वो फैले, और बहुत सी आने वाली रेवोल्यूशंस को भी इसने मुतासिर। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने स्टार्ट किया एक प्रोसेस, एक लिबरल गवर्नमेंट, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशंस का यूरोप के अंदर, जिसको बाद के अंदर बाकी जितने भी ममालिक थे उन्होंने भी अडॉप्ट किया, और इवन इस वक्त के जितने भी ममालिक हैं वो भी लिबरल कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर ही बेस करते हैं। फेमिनिज्म की भी बुनियाद देखी गई फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि खवातीन कहीं थी और उन्होंने किंग से साइन लिए थे। उसके अलावा 1791 के अंदर एक राइटर ओलंपे डे गॉग ने एक टेक्स्ट निकाला जिसका नाम था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड अ फीमेल सिटीजन, जिसके अंदर इन्होंने वोटिंग राइट्स मांगे थे। वो अलग बात है कि वोटिंग राइट्स मजीद कोई 150 साल बाद जाकर खवातीन को मिले, लेकिन अगर देखा जाए तो यानी कि फेमिनिज्म में भी एक किरदार अदा किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन, कॉजेज, हिस्ट्री, टाइमलाइन एंड इम्पैक्ट्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।